नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। इसमें हम लोग सीजी व्यापम और सीजीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू रिलेटेड, उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के थ्रू। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे सीजीपीएससी में भी और सीजी व्यापम में भी। यहाँ पे पास 4 आपको नाम दिए गए हैं: जे.आर. काम्बले, भगवान सिंह बघेल, रमेंद्र नाथ मिश्र, अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, दूसरा 2 और 3, तीसरा सी ऑप्शन में है 3 और 4 और डी ऑप्शन है 1 और 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग चितवा डोंगरी के बारे में जान लेते हैं कि चितवा डोंगरी हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में उसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चितवा डोंगरी जो है वो वर्तमान में मानपुर मोला जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहां पे आता है? ये स्थित है मानपुर मोला अंबागढ़ चौकी जिले में। अंबागढ़ चौकी जिले में। आप सभी को पता होगा, हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास कभी भी शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पाषाण काल से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे करके रामायण काल, महाभारत काल, उसको आगे फिर विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। चितवा डोंगरी को हम लोग सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत भी हम इसको पढ़ते हैं नवपाषाण काल के तहत। यदि आपको पूछा जाए चितवा डोंगरी से हमें किस चीज की जानकारी प्राप्त हुई है, तो चितवा डोंगरी से हमें नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज चितवा डोंगरी से रिलेटेड ये है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 2 लोगों द्वारा। इसमें नाम आता है भगवान सिंह बघेल और दूसरा नाम आता है रमेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, कौन कौन आते हैं? भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र, ये दोनों का नाम आता है चितवा डोंगरी के खोजकर्ता में। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। कौन से काल से संबंधित है? नवपाषाण कालीन स्थल है ये। दूसरा याद रखना है कि कौन से जिले में स्थित है, तो मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिले में स्थित है। और तीसरा इसकी खोजकर्ता कौन है, तो भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्र नाथ मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जे.आर. काम्बले का नाम आप लोग ने सुना होगा। जे.आर. काम्बले जो है ये जुड़े हुए थे गढ़धनौरा में 500 महापाषाण कालीन जो साक्ष्य मिले हैं उसकी खोज की थी जे.आर. काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र ने। ठीक है, तो इनका जो योगदान है वो गढ़धनौरा से है। ठीक है, गढ़धनौरा नामक स्थल है जो कोंडागांव जिले में स्थित है, जहां से 500 महापाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज किसने किया था? जे.आर. काम्बले एवं रमेंद्र नाथ मिश्र जी ने किया था। इसमें एक नाम आप लोगों को दिखेगा, अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा का जो नाम है वो सिरपुर उत्खनन कार्य में इनके योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा को सिरपुर उत्खनन कार्य से इनका नाम जुड़ा हुआ है। सिरपुर उत्खनन कार्य, ठीक है, इससे इनका नाम जुड़ा हुआ है। ये पुरातात्विक स्थल है सिरपुर। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पे इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन है, शैल चित्र के लिए प्रचलित कौन सा स्थल चमर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है कबरा पहाड़, बसनाझर, सिंघनपुर और टीरम। इसका सही आंसर है सिंघनपुर। ठीक है, चमर ढाल की जो पहाड़ी है,
चंवर ढाल की जो पहाड़ी है वो स्थित है रायगढ़ जिले में। ठीक है, उसका सबसे जो ज्यादा विस्तृत जो क्षेत्र है वो कौन से किस जिले में है, तो वो है रायगढ़ जिले में, और उसी के अंतर्गत आता है सिंघनपुर। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 तरह से प्रश्न बन सकता है। चंवर ढाल की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो चंवर ढाल की पहाड़ी रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है, और चंवर ढाल की पहाड़ी पर ही सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, सिंघनपुर हमारे छत्तीसगढ़ प्राचीन स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह जो है सबसे प्राचीनतम गुफा मानी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन गुफा अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन सा है, सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है सिंघनपुर से रिलेटेड, इसकी खोज किनके द्वारा की गई थी। इनकी खोज किया था 1910 में एंडरसन ने। किसने किया था, 1910 में एंडरसन ने, और इसका अध्ययन, ठीक है, इसका अध्ययन किया था अमरनाथ दत्त जी ने। ठीक है, 2-3 यहाँ पे नाम है जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। एक खोजकर्ता कौन है, एंडरसन है। सिंघनपुर गुफा की खोज किसने किया है, तो एंडरसन ने किया है। अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो अमरनाथ दत्त के द्वारा किया गया था। और तीसरा यहाँ पे आता है शैल चित्रों का एकत्रण। यहां से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। शैल चित्रों का एकत्रण मतलब शैल चित्रों को एक जगह जुटाने का कार्य, ठीक है, उसको एकत्रित करने का कार्य किसने किया, तो यहाँ पे 2-3 लोगों का नाम आएगा। एक आता है डॉक्टर एन घोष का, ठीक है, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। दूसरा नाम आता है DH, और तीसरा नाम आता है यहाँ पे एन घोष, DH और लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे आप सभी को पता होगा एक साहित्यकार रहे हैं, उसके साथ साथ ये पुरातत्ववेत्ता भी रहे हैं। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता, यहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इनको पुरातत्ववेत्ता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शैल चित्रों का एकत्रण में योगदान दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 नाम है जो आप लोगों को याद रखने हैं। शैल चित्रों को एकत्रित किसने किया था, खोजकर्ता कौन रहे, और अध्ययन किसने किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिंघनपुर से हमें किस काल के बारे में जानकारी मिलती है। आप सभी को पता होगा पाषाण काल भी अलग अलग काल में विभाजित हुआ है। ठीक है, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो सिंघनपुर में हमें पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पूर्व पाषाण कालीन साक्ष्य। इसका एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंघनपुर से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनकी तुलना जो है विदेशों से जो शैल चित्र प्राप्त हुई है उससे भी किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैक्सिको के शैल चित्र, दूसरा स्पेनिश, और तीसरा ऑस्ट्रेलियाई। इन शैल चित्रों से भी सिंघनपुर से जो प्राप्त हुई है शैल चित्र, उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतनी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पे हमें महापाषाण कालीन जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो महापाषाण कालीन साक्ष्य देख लेते हैं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। महापाषाण कालीन साक्ष्य, ठीक है, इसमें सबसे पहला जो नाम आता है बालोद जिले का नाम आता है। ठीक है, बालोद जिले में करही बदर, चिरचारी, सोरर एवं करकाभाट में शक्कर कारखाना भी स्थित है। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाट में स्थित है। ठीक है, तो करही बदर, चिरचारी, सोरर और करकाभाट,
ये यहाँ पे महापाषाणकालीन साक्ष्य हमें मिले हैं। किस रूप में मिले हैं? तो जो शव पहले दफनाए जाते थे उनके ऊपर उनकी पहचान के लिए एक बड़ा सा पत्थर वहां पे स्थापित कर दिया जाता था, तो जिसको मेनहीर कहा जाता है। तो वैसे कुछ साक्ष्य मिले हमें करीबदर, चिरचारी, सोरा और करका भाट से। ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है गढ़धनौरा। गढ़धनौरा, ठीक है, ये कोंडागांव जिले में स्थित है। ठीक है, कोंडागांव जिले में स्थित है। यहां से 500 महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 500 महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसका अध्ययन किसने किया था? तो इसका अध्ययन किया था J.R. कामले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने। रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। महापाषाणकालीन साक्ष्य में 2 जिलों से मिल रहा है प्रमुख रूप से, एक बालोद, दूसरा कोंडागांव, और तीसरा जो पेपर में पूछा था वो था बिलासपुर के मल्हार। बिलासपुर के मल्हार से भी महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे महापाषाणकालीन साक्ष्य से इतने क्वेश्चन बनेंगे, संभावना इन्हीं के बीच से ज्यादा रहती है क्वेश्चन आने की। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा इसको, 3 स्थल को। तो इसका उत्तर क्या होगा? मल्हार होगा। बाकी तालागांव में रुद्रशिव की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, इसको आगे हम लोग राजवंश जब पढ़ेंगे, सरपुर राजवंश, तो पढ़ेंगे। शिवरी नारायण रामायण कालीन एक स्थल है जहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो भगवान राम थे उन्होंने सभी के झूठे बेर इसी स्थान पर खाए थे, शिवरी नारायण स्थल पर। ठीक है, फिर एक तुमान नामक जगह का नाम है यहाँ पे दिया हुआ है, ये थी कलचुरियों की राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल कालीघाट एवं घाट लोहांग नामक स्थल किस जिले में स्थित है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो पुरातात्विक स्थल है या शैल चित्रों की खोज जो हुई थी, शैल चित्र जो प्राप्त हुए हमें, वो हुए थे रायगढ़ जिले से। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है बस्तर जिले में। तो ऐसा प्रश्न आता है, एक बार पूछा गया था, ओंगना और बसनाझर, ठीक है, नामक ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है रायगढ़ में। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बस्तर जिले से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम किया है। कालीघाट एवं घाट लोहांग, ठीक है, ये दोनों स्थल बस्तर जिले से संबंधित है। ठीक है, रायगढ़ में और बस्तर जिले में कुछ फेमस जगह है, वो देख लेते हैं हम लोग रायगढ़ और बस्तर जिले में। ठीक है, जहां ये ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, रायगढ़ जिले की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा ओंगनागढ़, ओंगना है ये। दूसरा है बसनाझर, तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है बोतलदा, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी भूमिगत गुफा है, रायगढ़ जिले में स्थित है। ओंगना, बसनाझर, बोतलदा, खैरपुर, 5वां लेखा भाड़ा, ये जो स्थल है वो कहाँ पे है? रायगढ़ जिले में। इसी प्रकार हम देखेंगे बस्तर जिले में, यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलेगा कालीघाट, दूसरा घाट लोहांग, ठीक है, तीसरा नाम जो है इसमें कालीघाट, घाट लोहांग, गढ़चंदेला और गढ़धनौरा जो आपने पढ़ा कोंडागांव में, ये बस्तर क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-4 नाम आप लोग याद रख सकते हो। मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि बस्तर के जो ऐतिहासिक स्थल है, जो प्रागैतिहासिक जो साक्ष्य जहां से मिले हैं, उन स्थानों के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं और रायगढ़ वाले को भी अलग से याद रखने हैं, क्योंकि इसको जिले के अनुसार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या थी? ठीक, आपके पास ऑप्शन है कोसली, कोसला,
कौशल्या और कौशल्य। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन इस प्रकार से क्यों रखे गए हैं, कोसली, कौशल्या, कौशल्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल था, ये हम सभी को पता है। ठीक है, क्या था छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम? दक्षिण कोसल था। तो पाषाण कालीन जो टाइम था, उस टाइम पे तो छत्तीसगढ़ का नामो निशान कुछ था नहीं। ठीक है, उनका कुछ नाम नहीं दिया गया था। वैदिक काल में भी कुछ नाम नहीं दिया गया था। इनके नामकरण की बात आती है रामायण काल से। ठीक है, तो रामायण काल में देखते हैं यहाँ पे, रामायण काल, रामायण काल में छत्तीसगढ़ जो है कौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक है, किसके अंतर्गत आता था? छत्तीसगढ़ कौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और कौशल क्षेत्र भी दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक था दक्षिण कौशल और दूसरा था उत्तर कौशल। ठीक है, इसकी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। भानुमंत एक राजा था जिनकी पुत्री थी भानुमति, जिनका विवाह हुआ था दशरथ से। ठीक है, दशरथ से विवाह हुआ था, तो दशरथ के बाद उनके पुत्र भगवान राम, ठीक है, उनको ये क्षेत्र प्राप्त हुआ था। भगवान राम के बाद उनके दोनों पुत्र लव और कुश को ये अलग अलग क्षेत्र मिले थे, जिसमें से कुश को मिला था दक्षिण कौशल और लव को मिला था उत्तर कौशल। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को कौशल क्षेत्र कहा जाता था, इसलिए यहाँ पे जो बोली जाती थी, ठीक है, लोगों के द्वारा, जन सामान्य के द्वारा, उनका नाम दिया गया था कोसली। समझ में आ गया? इसको कोसली क्यों कहा जाता था? क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था, तो कौशल होने की वजह से यहाँ के लोगों के द्वारा जो बोली गई, उनको कोसली नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कोसली यहां से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया नामक स्थल किस ऋषि से संबंधित है? रामायण काल में छत्तीसगढ़, हम सभी को पता है कि भगवान राम जो है, ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों से होकर गुजरे थे। ठीक है, जिनको हम लोग रामायण कालीन स्थल के रूप में जानते हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार उनको राम वन गमन पथ के माध्यम से विकसित करने का भी प्रयास कर रही है। ठीक है, तो रामायण काल से संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं, उसमें एक नाम तुरतुरिया का भी है। ठीक है, जहां पे प्रश्न पूछा गया तुरतुरिया नामक स्थल किस ऋषि से संबंधित है, तो उसी के बारे में आ रहा हूं ना, उसी पर। रामायण कालीन जो साक्ष्य है वो कहां से मिले हमें? तुरतुरिया नामक स्थान से, जो कि वर्तमान में बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसमें आता है? बलौदा बाजार जिले में। ठीक है, तुरतुरिया में वाल्मीकि का आश्रम है। ठीक है, वाल्मीकि का आश्रम है, और वाल्मीकि के आश्रम में ही जब माता सीता जो है भगवान राम से अलग हुई थी, ठीक है, तो उनके अलग होने के बाद वो वाल्मीकि के आश्रम में ही रुकती हैं, और वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश का जन्म होता है। ठीक है, तो लव कुश की जन्म स्थली मानी जाती है इसको, तुरतुरिया को। ठीक है, इसके नामकरण से भी रिलेटेड कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पे एक झरना है। ठीक है, या तुरतुरिया जब जाओगे आप लोग, तो तुरतुरिया में जो वाल्मीकि का आश्रम है, उस आश्रम के ऊपर में एक नाला बहता है। ठीक है, तो नाले से होकर एक पानी जो है नीचे आती है, और उससे तुर तुर करके आवाज आती है, उसी से उसका नाम पड़ गया है तुरतुरिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुरतुरिया से रिलेटेड इतने चीजें हैं जो आप लोगों को जानना है, और ये पूछा जा सकता है पेपर में। इसके अलावा रामायण काल से संबंधित कुछ और भी स्थल है, जैसे खरौद है, जहां पर खरदूषण का वध किया गया था। पंचवटी है कांकेर में। ठीक है, प्रमुख रामायण कालीन स्थल। ठीक है, तो एक हमने देख लिया तुरतुरिया, ठीक है, जहां पे वाल्मीकि का आश्रम है और भगवान
राम के दोनों पुत्र लव कुश की जन्मस्थली माना गया है। दूसरा है खरौद, यहां पर खरदूषण का वध किया गया था। ठीक है। तीसरा है पंचवटी, जो कांकेर में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा सिवरी नारायण, जो बलौदा बाजार जिले में स्थित है। ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो रामायण कालीन स्थल है, जो प्रमुख रूप से प्रचलित है और इनको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पुराणों में यहां पे एक चीज और था, ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं उसको। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है। पहला कथन है मयूरध्वज या मोरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, उसका अर्थात मोरध्वज का। ठीक है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था और मोरध्वज ने या मयूरध्वज ने इसके लिए अपने पुत्र, है ना यहाँ पे, अपने पुत्र के शरीर को आरे से कटवा दिया था। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, अपने पुत्र के शरीर को आरे से कटवा दिया। इसकी कहानी क्या है वो हम लोग देखते हैं। इसकी छोटी सी कहानी है, मोरध्वज की कथा के नाम से प्रचलित है वो। ठीक है, जिसको कहा जाता है मोरध्वज की कथा। मोरध्वज की कथा क्या है ये कहानी? जब पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ था कौरवों से, ठीक है, पांडव जब जीत गए थे, उसके बाद की ये कथा है, ये उसके बाद की कथा। तो युधिष्ठिर थे, पांडवों में सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, किसने किया था? युधिष्ठिर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, उनको ऐसा माना जाता है कि उस क्षेत्र के लोगों द्वारा जिस राजा ने यह अश्वमेध यज्ञ करवाया है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है अश्वमेध यज्ञ में। ठीक है। तो इस समय जब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था तो रतनपुर के जो राजा थे वो थे मोरध्वज। ठीक है, रतनपुर के राजा कौन थे? मोरध्वज। ये समकालीन है ना दोनों, मोरध्वज और यहाँ पे युधिष्ठिर। ठीक है। तो युधिष्ठिर ने जब यह अश्वमेध यज्ञ करवाया तो अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े की देखरेख के लिए, घोड़े जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजर रहा है उसकी निगरानी के लिए किसको नियुक्त किया था? अर्जुन को। ठीक है, अर्जुन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप जो है इनका ध्यान रखेंगे, किन किन क्षेत्रों से वो जो घोड़ा है वो गुजर रहा है, किन किन क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र है जो हमारी अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है। तो जब जो है ये घोड़ा रतनपुर के आसपास पहुंचा तो रतनपुर के क्षेत्र में इस समय मोरध्वज के पुत्र ने, जिनका नाम था ताम्रध्वज, जिनको कहीं कहीं पे धीरध्वज भी कहा जाता है, धीरध्वज भी नाम देखने को मिलता है। ताम्रध्वज क्या करते हैं? इस घोड़े को रोक देते हैं। ठीक है, और अर्जुन को चुनौती देते हैं कि जो है मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूं। ठीक है। तो जब अर्जुन ये देखते हैं कि जो ताम्रध्वज है वो घोड़े को रोक रहे हैं तो उस समय उनको लगता है कि ये बच्चा है, बचकानी हरकत कर रहा है। ठीक है, इनको पता नहीं है कि राजा युधिष्ठिर कौन है और उनको इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो तुम जो ये कर रहे हो, जो घोड़े को रोक रहे हो, वो जो है ये उल्लंघन माना जाएगा अश्वमेध यज्ञ का। ठीक है, इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सब सुनने के बाद ही ताम्रध्वज क्या करता है? वो नहीं मानता है और उनको चुनौती पेश करता है कि आपको अगर
हमारे क्षेत्र को विजित ही करना है तो आपको मुझसे क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, मुझसे आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में संघर्ष होता है। उस संघर्ष में क्या हो जाता है, ताम्रध्वज अर्जुन को मूर्छित कर देते हैं। ठीक है, अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच में यहाँ पे संघर्ष देखने को मिलेगा। ताम्रध्वज के बीच में संघर्ष देखने को मिलेगा, के मध्य संघर्ष। ठीक है, इस संघर्ष में क्या होगा, अर्जुन जो है वो मूर्छित हो जाता है। ठीक है, मूर्छित जब हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है आके उनसे मिलते हैं और अर्जुन को ये विश्वास नहीं होता कि कोई जो है उनको ये जो है श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो उनको ये ऐसा वो जो है स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि मुझसे भी कोई श्रेष्ठ धनुर्धर इस दुनिया में है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको ये समझाते हैं कि कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। ठीक है, तुम्हें एक टाइम पे कोई दूसरा रिप्लेस करने के लिए आएगा ही। ठीक है, अपने आप को कभी भी श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, अर्जुन के लिए नहीं सभी के लिए। ठीक है, अपने आप को कभी भी इतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, आपसे भी श्रेष्ठ बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अर्जुन को वो एहसास दिलवाते हैं, उनका घमंड दूर करने के लिए वो यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। ठीक है, अर्जुन को उस समय विश्वास नहीं होता है कि मुझसे भी कोई श्रेष्ठ धनुर्धर है। तो ये देख लिया उन्होंने, ताम्रध्वज ने जब उनको मूर्छित कर दिया तो उनको ये एहसास हो गया कि वो उसके श्रेष्ठ धनुर्धर थे। उसके अलावा उनको एक और घमंड रहता है कि मैं जो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हूँ। ठीक है, तो ये वाला भ्रम भी दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण मोरध्वज के बारे में बताते हैं कि मोरध्वज भी जो है भगवान नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। ठीक है, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण साधु के भेष में जाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं यमराज को। ठीक है, अर्जुन एवं श्री कृष्ण, ठीक है, ये दोनों जाएंगे साधु बन के और जो यमराज रहेंगे उनको सिंह बनाकर लेके जाते हैं। किनके सामने जा रहे हैं इन लोग, मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए। मोरध्वज से बोलते हैं, मोरध्वज के पास जाते हैं कि हमें जो है भूख लगी है, हमें कुछ खाने के लिए दीजिए करके। ठीक है, कौन, साधु बन के जो गए हैं श्री कृष्ण और अर्जुन, और यमराज उनके साथ शेर भी जाते हैं। तो आप जो है हमें कंदमूल देकर तो हमारी भूख मिटा सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो सिंह है, सिंह राज जो है, वो केवल मनुष्यों के मांस का भक्षण करते हैं। तो मोरध्वज बोलते हैं कि ठीक है, मनुष्य के मांस का जो भक्षण करते हैं उसके लिए मैं अपने आप को दान करता हूँ। ठीक है, अपने शरीर को दान करता हूँ, ये मेरा भक्षण कर सकते हैं। पर जो भगवान श्री कृष्ण है वो बोलते हैं, उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि अपने आप को तो दान कोई भी कर सकता है, आप में अपने इतनी हिम्मत है तो आप जो है अपने पुत्र को इस सिंह के लिए समर्पित कर दीजिए। ठीक है, सिंह को उनका भक्षण करने दीजिए। और कैसे भक्षण करने दीजिए, उनको आरे से 2 भागों में काटकर आप सिंह को देंगे उसको खाने के लिए। ठीक है, तो मोरध्वज उसके लिए भी चर्चा करते हैं अपनी पत्नी से और मोरध्वज से, ताम्रध्वज से, तो दोनों भी उनके लिए राजी हो जाते हैं। पर भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी एक और शर्त रहती है कि जब ये आप आरे से काटेंगे ताम्रध्वज को, ठीक है, तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, वो रानी को बोलते हैं। ठीक है, तो रानी जो है उस समय बिल्कुल घबराती नहीं है और अपने पुत्र को आरे से काट के यहाँ पे भक्षण करने के लिए दे देती है। ठीक है, जब ये सब चीजें देखते हैं अर्जुन कि कोई माँ, कोई पिता कैसे अपने पुत्र को आरे से काट के किसी जो है शेर को खिला सकता है। ठीक है, तो देखकर उसका मन जो है पिघल जाता है और वो जो है मोरध्वज के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, तो उनका ये वाला जो घमंड है वो भी टूट जाता है, भ्रम टूट जाता है कि मैं ही भगवान श्री कृष्ण का श्रेष्ठ भक्त। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से मोरध्वज की परीक्षा नहीं थी, ये थी अर्जुन की परीक्षा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड, इसी स्टोरी से रिलेटेड, इसी किंवदंती से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना था जिसको आप लोगों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोरध्वज हस्तिनापुर के राजा पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे, बिल्कुल सही कथन है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था, अर्जुन से विवाद हुआ था। ठीक है, हालांकि वहां पे कौन था, ताम्रध्वज था। ठीक है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। इस विवाद का समाधान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया, ये वाला कथन गलत था। ठीक है, इसी को एलिमिनेट करना था। और मोरध्वज ने इसके लिए अपने पुत्र के शरीर को आरे से कटवा दिया। क्योंकि ये जो आरे से कटवाने वाली जो घटना है वो एक क्षेत्र में हुआ था, उसका क्षेत्र आगे चलकर आरंग रख दिया गया क्षेत्र का नाम। ठीक है, तो ये इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों को। अगला जो प्रश्न है, राम वनगमन पथ की कुल लंबाई कितनी है।
ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी मान सकते हो, इसको इतिहास से संबंधित भी मान सकते हो। तो इसकी कुल लंबाई जो थी, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, 2260 किलोमीटर है। ठीक है, राम वनगमन पथ की जो लंबाई है वो कितनी है, 2260 किलोमीटर है। राम वनगमन पथ की शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी जो घोषणा है वो 2019 में ही हो गई थी, लेकिन इसकी जो प्रथम चरण की शुरुआत है, ठीक है, प्रथम चरण की शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2021 से। ठीक है, 7 अक्टूबर 2021 से। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने स्थानों का चयन किया गया है, इसमें कुल स्थल कितने हैं। इसमें टोटल 75 स्थल है। ठीक है, जिसमें वर्तमान में 51 स्थलों को विकसित किया जाना है। ठीक है, कितने स्थल को विकसित किया जाना है, 51 स्थल को विकसित किया जाना है। 75 स्थल ऐसे हैं जहां पे ऐसी मान्यता है कि भगवान राम इन 75 स्थानों से कभी होकर गुजरे थे, और 51 स्थल ऐसे हैं जहां पे ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने वहां पर कुछ समय व्यतीत किया था। ठीक है, तो इनको विकसित किया जाना है टोटल 51 स्थल को। ठीक है, अगर पेपर में अगर प्रश्न आए कि इनके कितने स्थानों को विकसित किया जाना है राम वनगमन के तहत, तो वो किया जाना है 51 स्थल को, जिसमें से प्रथम चरण में 9 चरणों को विकसित करने 9 चरणों को विकसित करने की बात कही गई, और द्वितीय चरण के लिए 42 जो स्थल है उसको चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। प्रथम चरण की शुरुआत जो हुई 7 अक्टूबर से हुई थी, और द्वितीय चरण की अगर शुरुआत देखें हम लोग तो 10 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे प्रथम चरण में जो 9 स्थल है वो आप लोगों को जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले अगर देखेंगे आप लोग तो ऊपर में दिखेगा सीतामढ़ी हरचौका, जो मनेन्द्रगढ़ जिले में आता है। उसके बाद रामगढ़, जो सरगुजा जिले में आता है। फिर तीसरा आप लोगों को तुरतुलिया नामक स्थल मिलेगा, जहाँ पे बताया था हमने लव कुश की जन्मस्थली, बलौदाबाजार जिले में है। ठीक है, उसके बाद राजिम, ये सिवरी नारायण है, माफ कीजिएगा, ये सिवरी नारायण है। ठीक है, उसके बाद है तुरतुलिया, तुरतुलिया के बाद चंदखुरी है जो रायपुर में है। ठीक है, और इसकी प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई थी वो चंदखुरी से हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। प्रथम चरण की शुरुआत अगर पूछा जाएगा कहाँ से हुई है तो सिवरी नारायण चंदखुरी से हुई है, और द्वितीय चरण की शुरुआत हुई है सिवरी नारायण से। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप लोग याद रख सकते हैं। फिर है इसके बाद चंदखुरी के बाद राजिम, जो गरियाबंद जिले में आता है। फिर है सिहावा, ठीक है, धमतरी जिले में आता है। जगदलपुर बस्तर जिले के अंतर्गत, और रामाराम जो है सुकमा जिले के अंतर्गत आता है। तो टोटल यहाँ पे 9 स्थल है। सीतामढ़ी हरचौका महेंद्रगढ़ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था बनास नदी को क्रॉस करके। यहाँ पे बनास नदी पड़ेगी। ठीक है, तो बनास नदी को क्रॉस करके भगवान राम जो है प्रवेश करते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और सीतामढ़ी हरचौका को माता सीता की रसोई भी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहां से प्राचीन थिएटर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन स्थल है, ये मौर्यकालीन स्थल है। मौर्यकालीन स्थल में सबसे जो फेमस जो जगह है वो है सीताबेंगरा। सीताबेंगरा, दूसरा स्थान है जोगीमारा। ठीक है, ये दोनों चीजों को आप लोगों को याद रखना है हमेशा। इन दोनों जगह से हमें मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में भी मौर्य काल से संबंधित जो है मौर्य राजवंश का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि उन्होंने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित नहीं किया था। ठीक है, वो कलिंग विजय जब किए थे तो कलिंग विजय के अंतर्गत कलिंग के अंतर्गत ही छत्तीसगढ़ भी आता था। ठीक है, तो सीताबेंगरा और जोगीमारा। सीताबेंगरा को छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की क्या कहा जाता है, प्राचीनतम नाट्यशाला। ठीक है, या इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ की प्राचीन थिएटर। ठीक है, तो जहां पे माता सीता का नाम है वहां पे याद रख लेना कि ये क्या है, नाट्यशाला है। सीताबेंगरा। ठीक है,
ये क्या है, प्राचीनतम नाट्यशाला है। जोगीमारा गुफा से रिलेटेड ये है, जोगीमारा गुफा में एक देवदत्त और सुतनुका, देवदत्त एक नर्तक रहता है, सुतनुका एक नर्तकी रहती है। दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन, प्रेम गाथा का वर्णन अगर पूछेगा कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है जोगीमारा नामक जगह पे, ठीक है। और दोनों जो है मौर्यकालीन साक्ष्य हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा मौर्यकालीन साक्ष्य में मुद्राएं आपको देखने को मिलेगी, मुद्रा आप लोग पढ़ोगे तो मुद्रा मिला है अकलतरा, ठठारी एवं बार नामक जगह पे, बार नामक स्थान से, ठीक है। तो ये मुद्रा में 2-3 जगह आप लोग याद रख लेना, ठीक है। जोगीमारा में क्या चीज पढ़े अभी हम लोग, देवदत्त और सुतनुका, ठीक है, इन दोनों की प्रेम गाथा का वर्णन है। सीता बेंगरा में इनको बोला जाता है, सीता बेंगरा को छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला। लक्ष्मण बेंगरा, ठीक है, ये भी सरगुजा जिले में स्थित है, याद रखना, तीनों जो है सरगुजा जिले में स्थित है, और ये तीनों जो है रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। सरगुजा में एक रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, जिसको हम लोग राम वनगमन पथ के तहत भी देखे थे, ठीक है। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है, इसी में जोगीमारा, ठीक है, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, ये तीनों जो है इसी में रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन थिएटर सीता बेंगरा, ठीक है। बैलाडीला जो है खनिज के लिए प्रचलित है, ठीक है, इसका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे लोहा मिलता है। इसको डिटेल में देखेंगे जब हम लोग खनिज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदत्त नामक नर्तक एवं सुतनुका नामक नर्तकी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है, जिसको अभी हमने पढ़ा, ये हुआ है जोगीमारा नामक जगह पे, जहां से हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जोगीमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। किरारी का काष्ठ स्तंभ वर्ष 1922 में प्राप्त हुआ था। दूसरा ऑप्शन है यह काष्ठ स्तंभ सही लकड़ी से निर्मित है। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहनकालीन राजाओं का उल्लेख है। और चौथा ऑप्शन है इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहनकालीन अधिकारियों का उल्लेख है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सातवाहन जो साक्ष्य मिले हमें वो क्या क्या मिला है। सातवाहन काल के बारे में, सातवाहन जो है एक राजवंश था, ये हम सभी को पता है, ठीक है। 7वीं सदी के आसपास था इनका राज, जो छत्तीसगढ़ में जो राजकाल था वो था, राज्यकाल वो 7वीं सदी के आसपास था। सातवाहन की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान, जो वर्तमान में नागपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वहां से शासन करते थे, ठीक है। और उसी के वहीं से शासन करते हुए छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे अपना राज्य स्थापित किए थे, ठीक है। और प्रमुख राजा अगर देखें इस समय, तो इस समय राजा थे अपीलक, कुमार वरदत्त श्री, ठीक है। ये 2-3 लोग थे जो सबसे प्रमुख राजा हुआ करते थे यहाँ पे, अपीलक और कुमार वरदत्त श्री, ठीक है। इनकी अगर साक्ष्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है वो मिला हमें किरारी से, ठीक है। किरारी एक गांव है, ठीक है, जहां से हमें एक काष्ठ स्तंभ मिला है, काष्ठ स्तंभ, ठीक है। काष्ठ स्तंभ क्या है, लकड़ी का एक पिलर है, ठीक है, लकड़ी का एक पिलर है। वो कहां से मिला है, किरारी से मिला है। और किरारी में भी एक तालाब है, वहां से ये निकाला गया है। चूंकि ये तालाब में रखा हुआ था इसलिए ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो नाम जो लिखे हुए हैं वो थोड़े मिट गए हैं, ठीक है। इस लकड़ी में जो नाम लिखे गए हैं वो मिट गए हैं। फिर भी इसका जब अध्ययन किया गया तो उससे पता चला कि ये जो काष्ठ स्तंभ है ये सातवाहन कालीन है, ठीक है। चूंकि यहाँ पे कुछ राजाओं के भी नाम मिले हैं और कुछ अधिकारियों के भी नाम मिले हैं, और यहाँ पे जो वंश है, ठीक है,
उनका काल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 2-3 चीजों के आधार पर इसको बोला गया है कि किरारी का काष्ठ स्तंभ सातवाहन कालीन है। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी जो खोज है वो 1921 में हुई थी। और यह जो है किस लकड़ी से बना हुआ है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये सरई लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए तो क्या ध्यान रखना है, सरई लकड़ी से बना हुआ है। 1921 में खोज हुई है, सरई लकड़ी से बना हुआ है। इसमें उल्लेख किस चीजों का है? तो उसमें अधिकारियों का उल्लेख है, इसमें राजाओं का भी उल्लेख है। ठीक है, और इस वंश के भी बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसका अगर देखेंगे इस विकल्प के आधार पर, तो ये 1922 की जगह यहाँ पे होना चाहिए था 1921। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये कथन गलत था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था काष्ठ स्तंभ सरई लकड़ी से निर्मित है, बिल्कुल सरई लकड़ी से निर्मित है। इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन कालीन राजाओं का उल्लेख है, बिल्कुल उल्लेख है इसमें, और सातवाहन कालीन अधिकारियों का भी उल्लेख है। एक एग्जाम हुआ था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था अभियंता। ठीक है, इसमें अभियंता जिसको बोला गया है कुल पुत्रक, ठीक है, ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो उस अधिकारी का नाम पूछा गया था। ठीक है, कि उसका उल्लेख किस नाम से, अभियंता को क्या कहा गया था करके। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा अगर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। सातवाहन कालीन रोम के स्वर्ण सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सातवाहन कालीन रोम के जो सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के हैं, वो चकरबेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, चकरबेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए। तो इसका सही आंसर क्या है? चकरबेड़ा है। पाली इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कोरबा में आता है। रतनपुर इसको आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, मल्हार के बारे में बता चुका हूँ कि ये पाषाणकालीन स्थल है। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध विहार भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, दमऊ दरहा। ठीक है, दमऊ दरहा नाला चट्टान लेख में किस राजा द्वारा 1000 गाय दान देने का उल्लेख है? ये भी सातवाहन कालीन से जुड़ा हुआ है, सातवाहन काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे कुमार वरदत्त श्री, कुमार वरदत्त। ठीक है, इन्होंने आयु बढ़ाने के लिए 1000 गाय जो है, 1000 गाय दान दिया था ब्राह्मणों को। ठीक है, आयु बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कुमार वरदत्त श्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिरचारी, सोरर एवं करीबदर नामक महापाषाणकालीन स्थल किस जिले से मिले? ठीक है, तो इसको मैंने बताया है महापाषाणकालीन साक्ष्य जब पढ़ रहे थे, तो महापाषाणकालीन साक्ष्य में हमने 3 जगह देखी थी। एक देखा था बालोद, बालोद में चिरचारी, सोरर, करीबदर और करकाभाट। ठीक है, यहाँ से हमें महापाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा हमने देखा था गोंडा गांव के गढ़धनौरा से, जहां से 500 महापाषाणकालीन साक्ष्य मिले थे। और तीसरा हमने देखा था मल्हार, बिलासपुर जिले के अंतर्गत, वहां से भी महापाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये किस जिले में आ जाएगा? ये बालोद जिले के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रतनपुर का प्राचीन नाम नहीं था? मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर या रत्नावली? ठीक है, तो रतनपुर को देखते हैं। रतनपुर को तीनों युग में, ठीक है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युग में अलग अलग नाम से जाना जाता था। ठीक है, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। ठीक है, सतयुग में मणिपुर कहा जाता था, त्रेता युग में माणिकपुर कहा जाता था और द्वापर युग में इसको हरिपुर या हीरापुर कहा जाता था। ठीक है, तो तीनों नाम बिल्कुल सही है, मणिपुर, माणिकपुर और हरिपुर या हीरापुर। रत्नावली नहीं कहा गया है, लेकिन इनके स्थान पर रत्नावली पुरी कहा गया है रतनपुर को। ठीक है, रत्नावली पुरी अगर देगा तो इसको सही लेना है। ठीक है, रत्नावली पुरी कहा गया है, रत्नावली नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका प्राचीन नाम नहीं था तो रत्नावली नहीं था। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
कंपटीशन विंग जो है CGPSC प्रीलिम्स की जितनी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा रहा है जो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और जिसकी फीस रखी गई है 499। ठीक है, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसको आपको लोगों को रजिस्टर करने के लिए, इसमें रजिस्टर होने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग और रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है वो हर सैटरडे को ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, तो आप किसी भी मोड में इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।